हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी भी हमने कवर करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपडेट पाने के लिए भी मेरा चैनल व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला ऑप्शन दे रखा है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी, उद्योग। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आदर्श बसाव स्थल है ना चयन के लिए उपयुक्त में से कौन सी प्राकृतिक दशाएं हैं। ठीक है, आदर्श बसाव स्थल के लिए प्राकृतिक दशाएं जो है कौन सा दिए गए में से उपयुक्त हैं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पहला जो दे रखा है अनुकूल जलवायु, बिल्कुल सही है। आदर्श बसाव स्थल के लिए एक ये उपयुक्त होती हैं प्राकृतिक दशाएं के रूप में जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, उपयुक्त भूमि भी होना चाहिए और उपजाऊ मिट्टी भी होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ देखेंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे आदर्श बसाव स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, उद्योग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उद्योग अगर ना भी हो तो भी काम चल जाता है। आदर्श बसाव स्थल के लिए ये 4 चीज़ें होना जरूरी है, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 1 2 3 4 सही है। ठीक है, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। देखिएगा यहाँ ध्यान से, वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थल कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कुछ इस प्रकार हैं। अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होना चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, उद्योग का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है मानव बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। बी कथन है कि घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। सी कथन है कि एक सघन बस्ती जहां भी समतल भूमि उपलब्ध है में पास पास बने आवासों का ये क्षेत्र होता है सघन बस्ती। एक से अधिक कथन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि बस्तियां जो होती हैं वो अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं, बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है, बस्तियां जो होती हैं वो अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। ठीक है, इस बार दे रखा है यहाँ पे बी ऑप्शन में, घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये कथन गलत है। अक्सर ये लोग अस्थायी बस्तियों में नहीं रहते हैं क्योंकि घने वन होते हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में जो होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं अक्सर यहाँ से वहाँ अपने आप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, अपना आवास बदलते रहते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ये अस्थायी बस्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, वहीं बात करें सी कथन के बारे में, दे रखा है कि एक सघन बस्ती जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है में पास पास बने आवासों का ये क्षेत्र होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये कथन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे घने वन और गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, न कि अस्थायी बस्तियों में। ठीक है, क्योंकि अस्थायी जो बस्तियाँ होती हैं ना वो अस्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। बस्तियाँ अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहा जाता है। घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर ऐसी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे शिकार, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, ऋतु प्रवास करते हैं। एक सघन बस्ती पास पास बने आवासों का क्षेत्र है जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है। जैसे कि मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देखेंगे कि जो आबादी होता है वो सघन आबादी होती है ना। परिकर्ण बस्तियों में घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। परिकर्ण मतलब होता है दूर दूर, है ना। परिकर्ण बस्ती मतलब होता है दूर दूर घर बसे होते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अति विषम मतलब जो हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ ना देती हों। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मुंबई से पुणे, बोरी बंदर से थाने, पुणे से नासिक, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको कि भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बोरी बंदर से थाने तक चली थी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बोरी बंदर आप देखेंगे कि मुंबई में है। ठीक है, जो कि शिवाजी टर्मिनल जिसके नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन 1853 में, कब? 1853 में बोरी बंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स नाम पड़ा है इसका, से ठाणे तक एक ब्रॉड गेज की लाइन थी। ब्रॉड गेज रेलवे का उपयोग क्रेन आदि के लिए बंदरगाहों पर किया जाता है। यह बेहतर स्थिरता देता है और वे पतले गेज से भी बेहतर होते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? बताना है आपको कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक, लामा, ऊंट, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा लामा। ठीक है, लामा इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए लामा जानवर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामाओं का उपयोग उसी तरह होता है जैसे कि तिब्बत में याक का होता है। ठीक है, भूमिगत सड़कों को सबवे कहा जाता है या फिर भूमिगत मार्ग भी कह सकते हैं। फ्लाईओवर स्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रियो डी जेनेरिया दक्षिण अमेरिका, डरबन अफ्रीका, रॉटरडेम यूरोप, एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ये सभी जो दिया हुआ है ना, ये सभी महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरिया है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कह सकते हैं आप कि दक्षिण अमेरिका में ही ब्राज़ील है ना, तो ब्राज़ील में स्थित है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, डरबन देखेंगे कि अफ्रीका में ही है और रॉटरडेम यूरोप में ही है। ठीक है, तो ये तीनों कथन यहाँ बिल्कुल ही सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण बंदरगाहों को के नाम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रमुख समुद्र है और ये हवाई पतन दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला लाइन देख रहे होंगे तो ये वाला वायु मार्ग है और ये वाला आपका जल मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स दिए गए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। आप देखेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्वेश्चन बहुत बच्चा है बनाने के लिए, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे और बाद में इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं अगला सवाल। फिलहाल अगला सवाल रहेगा, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? बताना है, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रांची, मुंबई, पटना, इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। दिएगा ऑप्शन में कोई भी नहीं है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो कि दिएगा ऑप्शन में बिल्कुल एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है ये, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई पर चलती है? बताना है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई पर चलती हैं? 4000 मीटर, 5000 मीटर या फिर 4400 मीटर, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन 4000 मीटर। ठीक है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर ये चलती हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था, ध्यान दीजिएगा, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है, क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना है आपको कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कोलकाता रेल मार्ग,
ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग या फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ऐसा सवाल लिया गया था। देखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक है ना, व्लादिवोस्तोक तक ये चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मैप पर, ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के ये चलती हैं। ठीक है, और ये व्लादिवोस्तोक तक ये पहुंचती हैं। तो ये सबसे लंबा रेल मार्ग है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बन सकता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1905 ईस्वी में से निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ था। यह एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से ये जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी? 16 अप्रैल 1850, 16 मई 1853 या फिर 26 जून 1875, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब चली थी? 16 अप्रैल। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई थाने के बीच चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई के बोरी बंदर से थाने महाराष्ट्र के बीच चलाई गई थी। यह 14 बोगियों की रेलगाड़ी थी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसे साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के इन 3 इंजनों द्वारा चलाया गया था। इसमें 500 यात्री सवार थे। इसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितना? 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक इनका यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल थे ये, जिनके अधीन ये पहली रेलवे लाइन ये यहाँ पे बिछाई गई थी। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, लोगों के मौसमी प्रवास को क्या कहते हैं? सवाल है, लोगों के मौसमी प्रवास को क्या कहते हैं? मौसम के हिसाब से प्रवास कर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, है ना, उसे क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, आवास कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋतु प्रवास। ठीक है, ऋतु के हिसाब से अपना आवास को चेंज करने क्या कहलाता है? मौसमी प्रवास कहलाता है। यहाँ से सवाल बनाया गया था शब्दावली से। ऋतु प्रवास, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं और अपना जो आवाज़ है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सवाल अब है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बेंगलुरु, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलने वाली विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह मार्ग भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर असम और पूर्वोत्तर भारत के कन्याकुमारी से जोड़ती हैं। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस की श्रृंखला में मुख्य रूप से ये 4 ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं और ये ट्रेन लगभग देखेंगे तो 4189 किलोमीटर ये कवर करती हैं। ठीक है, 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई थी। ठीक है, ये दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का 24वां सबसे बड़ा लंबा रेलवे मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? मनाली लेह राजमार्ग, कानपुर दिल्ली राजमार्ग, पटना दिल्ली राजमार्ग या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली लेह राजमार्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि लेह मनाली राजमार्ग भारत में स्थित एक उच्च पहाड़ी सड़क है ये, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच 479 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है और ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे दर्रों को पार करता है, जिसमें औसतन 17,000 फीट से अधिक का हिस्सा भी इसमें शामिल है। यह सड़क जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली में लेह को ये क्या करता है? जोड़ता है। इस बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टैगलांगला पर्वत दर्रे, इस पर इसकी जो औसत ऊंचाई है, उच्चतम जो ऊंचाई है ये 5,328 मीटर है, जो कि टैंगला पर्वत दर्रे पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेल की बड़ी लाइन कितनी मीटर चौड़ी होती है? भारतीय रेल की बड़ी लाइन की कितनी जो चौड़ाई होती है वो कितना मीटर होती है? 1.25 मीटर, 1 मीटर या फिर
यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1.676 मीटर। तो ध्यान रखना है, भारतीय रेल की बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होता है यहाँ पे सी ऑप्शन 1.676 मीटर। ठीक है, ये जो बड़ी लाइन जो या चौड़ी लाइन या छोटी लाइन जो होती है ना, मतलब ये जो पटरी होता है ना इस तरीके से, तो इसके बीच की दूरी को कहा जाता है ना। इसके बीच की दूरी कितनी है, ये भी रेलवे ट्रैक और ये ट्रैक है, इसके बीच की जो दूरी होता है उसे बोला जाता है यहाँ पे रेलवे गेज जो बोलते हैं, गेज यही है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चारों गेज, 4 तरह के गेज होते हैं भारत में। 4 तरह के गेज देखने को मिलते हैं। एक तो ब्रॉड गेज है, एक मानक गेज है, मीटर गेज है और एक है छोटी लाइन। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर PDF फाइल में आपको हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बस गेज का मतलब मेन समझना ये है कि ये जो ट्रैक होती है ना, इसके बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है ब्रॉड गेज, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो 1676 मिलीमीटर या तो फिर 1.676 मीटर होता है। ठीक है, और फीट में देखा जाए तो 5 फीट 6 इंच होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था यहाँ तक वही मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 MCQ। बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा टॉपिक था ये, तो ज़्यादा क्वेश्चन से बनने वाले थे नहीं। और बाकी कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं NCERT बुक में, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला सवाल दे रखा है, आसान सा सवाल, कि इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। तो कौन सा संचार का साधन नहीं है, मेज। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे या फिर सबवे। तो ये क्या हो जाएगा, सबवे। ठीक है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, तो सबवे हो जाएगा। फिर किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात साधन उपयुक्त होगा, जहाज, रेलगाड़ी या फिर कार। तो सेंस हो जाएगा जहाज। ठीक है, फिर यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, साइकिल, बस या फिर हवाई जहाज। देखेंगे कि बस हवाई जहाज करेगा लेकिन साइकिल नहीं करेगा। इस बात यहाँ पे मैचिंग करने के लिए है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है इंटरनेट। तो इंटरनेट संचार का एक साधन है। ठीक है, इंटरनेट का एक साधन है, तो संचार के साथ जा सकते हैं। ठीक है, फिर नहर मार्ग, तो नहर मार्ग हो जाएगा अंतर्देशीय जल मार्ग के साथ मिला देंगे हम लोग। ठीक है, नगरीय क्षेत्र, ये क्या होता है, क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसे नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और सघन बस्ती, आसपास निर्मित घर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पे निर्मित घर वाले क्षेत्र को सघन बस्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैच हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 13 MCQ और साथ में NCERT बुक से कुछ MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।